अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। कुछ तबीयत नासाज है तो दुआ करें अल्लाह ताला मुझे यानी सैयद उमैर अली को, मेरी फैमिली को, हम सब को, हमारे सब्सक्राइबर्स को सेहत दे, ज़िंदगी दे और हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ फरमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो इस चैनल को अपने जानने वालों में, अपने सर्कल में, अपनी कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस करवाएं। मेरी ख्वाहिश है कि आज ये जो मैं कहानी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, इस कहानी पे मुझे कम से कम 100 लाइक्स ज़रूर मिलें। ये कहानी मिस सामिया की कहानी है और ये बताती है कि ये उस दौर की कहानी है जब 1993-94 में मेरी नई नई शादी हुई थी और मैं शादी होने के बाद अपने शौहर के घर मुंतकिल हो चुकी थी। बेसिकली मेरे जो शौहर थे उनके वालिदैन का मेरी शादी से पहले ही इंतकाल हो चुका था। मेरे शौहर का ना कोई भाई था, ना कोई बहन थी। वो अकेले थे और तन्हे तन्हा ज़िंदगी गुजार रहे थे। खैर, जब मेरी उनके साथ शादी हुई तो शादी होने के बाद जब आप अपने ससुराल जाते हैं तो वैसे ही मेरे शौहर का जो घर था वो एक बहुत बड़ा बंगला था। आप कह सकते हैं कि ये एक ऐसी कोठी थी जो कि इनको, इनके वर्सा को, इनके आबा अजदाद को पार्टीशन के बाद मिली थी। जबकि जो मेरे फादर का घर था यानी जो मेरा मैका था वो एक छोटा सा घर था। और सच्ची बात यह है कि जब मैं शादी होने के बाद अपने शौहर के बहुत बड़े बंगले के अंदर गई तो मुझे वहाँ पे बहुत ज़्यादा तन्हाई महसूस हुआ करती थी और मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि ये जो बंगला है ये बहुत ही खौफनाक या हाउंटेड बंगला है। यकीनन इस बंगले के अंदर मेरे अलावा भी कोई ना कोई इस तरह की मखलूक ज़रूर रहा करती है जिसकी फीलिंग को मैं अक्सर महसूस किया करती हूँ। लेकिन मेरे जो शौहर थे वो इन तमाम बातों को नहीं माना करते थे। वो कहते थे कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हुआ करती। अच्छा, मेरे जो शौहर थे उनका जो काम था, उनकी जो जॉब थी वो इस तरह की थी कि वो सुबह 9-10 बजे अपने काम के लिए रवाना हो जाते और कभी कभी रात को 10 बजे, 11 बजे और कभी कभी 12 बजे वापस आया करते थे। आम तौर पे ऐसा होता था कि मैं उनके आने से कुछ देर पहले खाना बना लिया करती थी और वो मुझे आम तौर पे बता के ही जाया करते थे कि आज मैं कब तक वापस आ जाऊंगा। कुछ अजीब बातें थीं जो मैं रोज़ाना की बुनियाद पे महसूस किया करती थी। जैसे कि अक्सर ऐसा होता कि जो हमारा फ्रिज था जो कि उस दौर में भी हमारे घर के अंदर मौजूद था, उसमें से अक्सर खाने पीने की चीज़ें, ख़ास तौर पे जो गोश्त थे वो गायब हो जाया करता। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद था कि मैंने ला के फ्रिज के अंदर गोश्त को रखा था और ना सिर्फ रखा था बल्कि धोने के बाद या उसको बनाने के बाद मैंने मुख्तलिफ थैलियों में डिवाइड कर दिया था। लेकिन देखते ही देखते रोज़ाना की बुनियाद पे या एक दो दिन छोड़ के कभी खाना, कभी गोश्त, इस तरह की चीज़ें अपनी जगह पे मौजूद नहीं होती। मुझे मुसलसल अपने इस घर के अंदर छत के ऊपर कुछ मूवमेंट सी महसूस होती। कभी ऐसा लगता जैसे छत के ऊपर कोई मौजूद है और ना सिर्फ मौजूद है बल्कि मुसलसल एक जगह से दूसरी जगह भागता चला जा रहा है। बल्कि मुझे बाकायदा मूवमेंट सी महसूस होती जैसे कि सामान को एक जगह से खींचने के बाद दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मैं किचन के अंदर मौजूद थी और मैं अपने शौहर के आने से पहले उनके लिए रोटियां बना रही थी। मुझे बाकायदा महसूस हुआ कि कोई सीढ़ियों के रास्ते से आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे उतर रहा है। जो भी सीढ़ियों के रास्ते से नीचे आ रहा था मुझे बाकायदा उसके कदम रखने की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दे रही थी। मैं अपने तौर पे एक्टिव थी। मेरे सामने एक बहुत बड़ा चाकू या छुरी मौजूद थी और मुझे लग रहा था कि अगर कोई चोर, डाकू या इस तरह का आदमी होगा तो मैं खुद ही उसको टैकल करने की कोशिश करूँगी। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसी मखलूक मेरे सामने आ जाती है तो यकीनन मेरा अपने आसाब पे काबू रखना मुश्किल होगा। मैंने बाकायदा सीढ़ियों से होने के बाद कॉरिडोर के रास्ते उस किचन की तरफ उन आवाज़ों को महसूस किया और मुझे ऐसा लग रहा था जो भी है वो किचन के दरवाजे से चंद कदम पहले आके रुक गया है। अजीब बात ये थी कि जब मैं खाना या रोटियां वगैरह बना चुकी और बनाने के बाद जैसे आप अपने खाने को या रोटियों को एक तरफ करके या डलिया में करके रख दिया करते हैं, तो मैंने जब रोटियों को उस डलिया के अंदर रखा, उसके बाद जब मैंने हाथ वगैरह धोए और हाथ धोने के बाद जब दोबारा से मैं वहाँ से गुज़री
तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये डलिया खुली हुई है और इसमें से किसी ने रोटियां निकाली हैं। अब ये जो कुछ हुआ था, यकीनन इस बात से इनकार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था। लेकिन मेरे शौहर थे, वो इन बातों को मानने से इनकार कर दिया करते थे। एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि मेरे शौहर दूसरे कमरे के अंदर मौजूद थे और वो शायद टीवी देख रहे थे। मैं किचन के अंदर उनके लिए गरम गरम खाना बना रही थी। इसी दौरानिए में मुझे महसूस हुआ कि किचन से ज़रा पीछे की तरफ कोई खड़ा हुआ है और जो भी खड़ा हुआ है वो वहाँ से मुसलसल मुझे देख रहा है। अब मैंने जब पलट के एकदम से उस तरफ देखा तो मैंने देखा कि एक बहुत ही पतला सा बच्चा था जो कि शायद 10 या 11 साल के दरमियान होगा। उसने वहीं खड़े खड़े अपने हाथों को लंबा करना शुरू किया और उसके हाथ इस कदर लंबे या बड़े हो चुके थे कि वो बआसानी खाने के पास पहुंच चुके थे। देखते ही देखते कुछ सेकंड के अंदर अंदर उस बच्चे ने वहाँ से खाना उठाया और अपने हाथों को दोबारा से पीछे करके सीधा सीढ़ियों के रास्ते ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। यह जो कुछ हुआ था यह आनन फानन हुआ था, कुछ सेकंड के अंदर अंदर हुआ था। और सच्ची बात यह कि मेरी आवाज़ एकदम से ये देखने के बाद बंद हो चुकी थी। खैर, जैसे ही वो बच्चा ऊपर की तरफ भागा, मैंने अपने शौहर को चिल्ला के आवाज़ देना शुरू कर दी। अब मेरे शौहर भागते हुए जब यहाँ पे आए तो मैंने ऊपर की तरफ इशारा करके उनको बताया कि ऐसे ऐसे एक बच्चा ऊपर की तरफ भागा है। अच्छी बात ये थी कि जब मेरे शौहर सीढ़ियों के रास्ते ऊपर की तरफ गए तो सीढ़ियों पे या फिर ऊपर छत के ऊपर, क्योंकि बेतहाशा मिट्टी मौजूद थी, तो उन्होंने अपनी आंखों से उस मिट्टी के ऊपर किसी के पाँव के कदमों के निशानात देखे। अब ये देखने के बाद उनको यकीन हो चला था कि वाकई में कोई ना कोई तो मौजूद था जो यहाँ से यानी सीढ़ियों के रास्ते से छत की तरफ जाता चला गया है। खैर, एक दो दिन गुजरने के बाद मेरे शौहर ने जो करीबी मस्जिद मौजूद थी, उनके जो भी मौलाना साहब थे, जो भी इमाम साहब थे, उनको घर में लेके आने के बाद पूरे घर का मुआयना करवाया। ये जो भी साहब थे, इन्होंने पूरे घर का जायज़ा लिया और जायज़ा लेने के बाद वो कहने लगे कि मेरे हिसाब से आपके घर में कुछ जिन्नात मौजूद हैं जो कि यकीनन पाक साफ जिन्नात हैं, लेकिन हाँ, उनके लिए कुछ ना कुछ आपको इंतज़ाम करना होगा। ख़ास तौर पे ये जो छत वाला हिस्सा है या छत पे अगर कोई कमरा मौजूद है तो आप उसको मुकम्मल तौर पे साफ़ करवाने के बाद उसकी तरफ बाहर से ताला लगा दें। यानी एक तरह से एक खामोश मफाहमत हो जाएगी कि ये जो ऊपर वाला कमरा है ये वही मखलूक इस्तेमाल करेगी। और आप कोशिश किया करें कि रोज़ाना मगरिब से पहले पहले या असर के बाद कुछ ना कुछ छत पे या उस कमरे के बाहर रख के आ जाएं। और ऐसा ही हुआ कि उस दिन के बाद से जो ऊपर एक कमरा मौजूद था उसको साफ़ करवाने के बाद न सिर्फ ताला लगा दिया गया, बल्कि उसके बाद से हम लोग असर की नमाज से पहले या असर की नमाज के बाद वहाँ पे उस कमरे के बाहर कुछ खाना रख दिया करते थे। लेकिन इसके रखने के बाद ये होता था कि वो जो भी मखलूक थी, जो भी जिन्नात हमारे घर के अंदर मौजूद थे, वो बराह रास्त हमें ना ही तंग किया करते थे और ना ही उनसे हमें किसी भी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ा। माँ बाप की लड़ाई भी बच्चों को किस कदर बर्बाद कर देती है। अगर आपको इसके बारे में जानना हो तो मैं एक जीती जागती मिसाल हूँ। मेरा नाम मुहिब है और ये जो कहानी है ये अब से तकरीबन 20 साल पुरानी है। आप कह सकते हैं कि 2003-2004 में मैं अपने पेरेंट्स के साथ, यानी मैं, मेरे माँ बाप और मेरी बहन बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। कभी कभी आपकी खुशियों को, आपकी खुशहाली को, आपके कामयाब होने को इस तरह से नज़र लगती है कि आप ताश के पत्तों की तरह बिखर के रह जाते हैं। ऐसा ही कुछ हमारी फैमिली के साथ हुआ कि हमारे साथ ना सिर्फ नज़र का मसला हुआ, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे वालिदैन के जो अख्तलाफात थे वो इस कदर बढ़ते चले गए। ये फाइनली बात सेपरेशन तक आ गई। अब जब सेपरेशन हुआ तो उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि मेरे बाप को हम दोनों बहन भाइयों की जिम्मेदारी लेनी थी, लेकिन मेरे बाप ने सरासर हाथ उठा लिया। उनका यह कहना था कि उनके पास इतने वसाइल नहीं हैं या उनकी इतनी आमदनी नहीं है कि वो हमारी किफ़ालत कर सकें। खैर, उस वक्त के हिसाब से जो बेहतर फ़ैसला था वो हमें करना था। तो मेरी मदर ने नॉर्थ नाज़माबाद, जहाँ पे हम रहा करते थे, यानी जो हमारी दादी, हमारे बाप का घर था,
उस घर को छोड़ के वहाँ से सीधे हाईवे यानी गुलशन मेमार में सकूनत अख्तियार की। अब गुलशन मेमार में आने की वजह ये थी कि मेरी वालदा एक छोटा सा काम करती थी। आप कह सकते हैं कि कपड़े वगैरह सी के गुजारा किया करती थी। मेरी भी उम्र 17 या 16 साल के बराबर थी और मैं इस काबिल नहीं था कि पैसे कमा के अपनी माँ को दे सकूं। लेकिन जब हम लोग हाईवे पे शिफ्ट हुए, यानी एक ऐसे घर में शिफ्ट हुए जहाँ पे दूर दूर तक आबादी नहीं थी और ज़्यादातर जो हिस्सा था वो खाली था, वीरान था। गर्ज के रात के औकात में यानी मगरिब होने के बाद यहाँ पे जंगली जानवर नज़र आया करते थे। खैर जैसे तैसे कह सुन के मैंने एक फैक्ट्री में जो कि अलासिफ के पास मौजूद थी उधर ही अपनी जॉब का आगाज़ किया। हालांकि लीगली 18 साल से कम बच्चों को जॉब पे नहीं रखा जाता था। उस दौर के हिसाब से मुझे 11,000 रुपये दिए जाते थे। अगर आप उस दौर की बात करें तो इस 11,000 के अंदर ना सिर्फ हमारा किराया बल्कि हमारे बिल भी अदा हो जाते थे। आप कह सकते हैं कि छोटी सी उम्र में ही मैं इस काबिल हो चुका था कि मैं अपनी माँ का, अपनी बहन का ख्याल रख सकूं। अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे मेरी जिम्मेदारी जो कि ऑफिस के अंदर थी वो बढ़ती चली जा रही थी। अब क्योंकि मैं ईमानदार भी था तो जो मेरी फैक्ट्री या ऑफिस के मालिक थे वो मुझ पर ट्रस्ट किया करते थे। वो अक्सर मुझे लेट नाइट तक यानी 12-1 बजे तक रोका करते थे और उसके अवज़ मुझे 300-400 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाते थे। शायद उनको भी अंदाज़ा था कि मेरे घर के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं और मुझे पैसों की शदीद ज़रूरत है। तो अक्सर जब मैं वापस आता तो वापस आते आते रात के तकरीबन 12-1 बज जाया करते थे। और वैसे ही एक रात थी, मुझे अच्छी तरह याद है कि सर्दियाँ चल रही थी और उस दौर की अगर आप बात करें तो अलासिफ से जो गुलशन मेमार का रास्ता है वो तकरीबन 20-25 मिनट का रास्ता है। आमतौर पे मैं आने जाने के लिए साइकिल का या कभी कभी बाइक का इस्तेमाल किया करता था। खैर जब मैं अपने एरिया के अंदर यानी जहाँ पे हमारा घर मौजूद था उस सोसाइटी के अंदर एंटर हुआ तो एंटर होते ही उल्टे हाथ पे एक बहुत बड़ी सी खाली जगह मौजूद थी। इस खाली जगह के बाहर एक बहुत बड़ा सा बर्मा लगा हुआ था और अक्सर लोग यानी जो गरीब लोग थे वो यहाँ से पानी भरने के बाद अपने अपने घरों में सुबह सुबह के टाइम लेके जाया करते थे। काफ़ी दिनों से जब से मैं यहाँ पे जॉब कर रहा था तो जब से मैं यहाँ से गुजरा करता था यानी जहाँ पे ये बर्मा लगा हुआ था अक्सर मुझे यहाँ पे भारीपन महसूस होता। ऐसा लगता यहाँ पे आने के बाद मेरे दिमाग ने, मेरे दिल ने काम करना छोड़ दिया है। ज़ाहिर सी बात ये रास्ता था, यहाँ से गुजरना था और इसके अलावा कोई और रास्ता मेरे घर जाने का मौजूद नहीं था। मानो जैसे ही मैं उस जगह से गुजरा जहाँ पे वो बर्मा मौजूद था मैंने देखा कि बर्मे के बराबर में एक औरत बज़ाहिर दीवार के साथ या कोई कच्ची जगह के साथ टेक लगा के बैठी हुई है। कुछ अजीब तरीके से बिखरे बिखरे से उसके बाल थे। बज़ाहिर उसके कपड़ों से ऐसा लग रहा था जैसे कोई फ़कीरनी या फिर मांगने वाली औरत है। उसने अपने मुंह को घुटनों के दरमियान रखे ना सिर्फ छुपा रखा था बल्कि अपने बालों के ज़रिए पूरा जो सराउंडेड एरिया था उसको कवर किया हुआ था। मैं बड़ा हैरान था कि मैं रोज़ाना जब भी यहाँ से गुजरा करता था कभी भी मेरा इत्तफाक इस औरत के सामने आने का नहीं हुआ था। ये मेरी उस औरत से पहली मुलाकात थी और मेरे लिए परेशानी की बात ये थी कि हल्की हल्की सी सर्दी हो रही थी। इतनी रात में ये औरत इस सुनसान जगह पे इस वीराने में क्या कर रही है? अगर ये मज़ीद यहाँ पे रुकेगी तो यकीनन कुछ औबाश नौजवान, कुछ गलत लोग या इस तरह के लोग इसको यहाँ से उठा के या तो अपने साथ ले जाएंगे या कम से कम इसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। इसी दौरानिए में चलते चलते पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने एकदम से उस औरत से पूछा कि अम्मा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जाहिर सी बात है मेरी इतनी उम्र नहीं थी तो मैंने इस तरह से पूछ लिया और मुझे इस पूछने के बाद किसी भी किस्म की शर्मिंदगी नहीं थी। मेरा जो मकसद था सरासर वो ये था कि इस औरत की मदद की जा सके। अगर ये बेघर है तो इसको किसी घर का इस तरह का कोई इंतज़ाम किया जा सके, क्योंकि हमसे बेहतर इस परेशानी को कौन जान सकता था। अब जब मैंने उस औरत से सवाल किया, उसको आवाज़ दी, तो बजाय इसके वो जवाब देती, वो मुकम्मल तौर पे खामोश रही। उसका जो मुंह था वैसे ही अपने घुटनों के दरमियान था और वैसे ही उसके बालों ने, यानी उसके जो लंबे लंबे बाल थे, उन्होंने उसके मुंह को और चारों अतराफ को मुकम्मल तौर पे छुपा रखा था। जब मैंने दोबारा से कुछ देर के बाद उस औरत से पूछा और उससे बोला कि तुम कौन हो और यहाँ पे क्या कर रही हो,
तो ऐसा लगा मेरे इस पूछने पे उसको ये जो बात है वो नागवार गुजरी है, और शायद उसने मेरे इस पूछने को किसी भी तौर पे पसंद नहीं किया है। कुछ अजीब तरीके से वो अपनी मुट्ठियों को या अपनी उंगलियों को बंद कर रही थी, जैसे कि आमतौर पे लोग गुस्से की हालत में इस तरह से किया करते हैं। अब मुझे लगा कि मज़ीद यहाँ पे रुकना या मज़ीद कोई बात करना ठीक नहीं है। अब की बार मैं सीधा आगे बढ़ा, और जब मैं आगे बढ़ने लगा तो जब मैंने एकदम से पलट के पीछे की तरफ देखा तो ऐसा लगा जैसे वो जो औरत है वो आहिस्ता आहिस्ता खड़े होने की कोशिश कर रही है। जैसे जैसे वो खड़ी हो रही थी वैसे वैसे उसका जिस्म, उसकी शक्ल, इवन कि उसका पूरा जो भी स्ट्रक्चर था मेरे सामने आया होता चला जा रहा था। मैंने देखा कि वो जो औरत है उसका जो चेहरा था वो आधा झलसा हुआ चेहरा था, जबकि जो बाकी आधा चेहरा था वो मुकम्मल तौर पे नॉर्मल था। इसके साथ साथ उसके जो पंजे थे या उसकी जो उंगलियां थीं, जो कि पाँव की उंगलियां थीं, वो कुछ अजीब तरीके से फूली हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ी बड़ी उसकी उंगलियां हैं और उसके पाँव पे बेतहाशा बाल मौजूद हैं। इसी दौरानिए में जबकि मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा था, उसने एकदम से मेरी तरफ बढ़ना शुरू किया। आप यकीन करें कि जैसे जैसे वो औरत मेरी तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे मुझे मुसलसल पायल या घुंघरू की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस औरत ने पायल या घुंघरू पहन रखे हैं, और कुछ शैतानी अंदाज में उसके चेहरे पे मुस्कुराहट मौजूद थी। ये जो लम्हा था मेरे लिए फ़ैसला करने का लम्हा था कि मैं यहाँ पे रुकूं या यहाँ से भागना शुरू कर दूं। जैसे ही मैंने सोचा कि मैं यहाँ से पलटता हूँ और वापस जहाँ पे मेरा घर मौजूद है उस तरफ बढ़ना शुरू कर देता हूँ, तो इससे पहले कि मैं यहाँ से निकलता या आगे बढ़ता, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास जो साइकिल या बाइक मौजूद है उसने चलने से इनकार कर दिया है। मेरे जो पैर थे मुकम्मल तौर पे पैरालाइज हो चुके थे, और लाख कोशिश के बावजूद ना ही मैं अपनी बाइक को या अपनी साइकिल को चला पा रहा था और ना ही मेरा जिस्म मूव कर रहा था। जैसे जैसे वो औरत मेरी तरफ बढ़ती चली आ रही थी वैसे वैसे आप समझ लें कि मुझे यकीन हो रहा था कि मेरा आखिरी टाइम करीब आ चुका है। उसके बाद बस मुझे इतना याद है कि मैंने अपनी आंखें बंद की हैं। आंखें बंद करने के बाद मैंने ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी है। जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगा जैसे पायल या घुंघरू की आवाज़ आना बंद हो चुकी है। उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे वो औरत खड़े होके मेरी तरफ बढ़ रही थी, अब उसने आगे बढ़ना या मेरी तरफ आना रोक दिया है। खैर कुछ देर के बाद जब मैंने आंखें खोलने के बाद जब मैंने पीछे उस जगह पे देखा तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ना वो औरत मौजूद थी और ना ही उसकी निशानी नज़र आ रही थी। जैसे तैसे करके जब मैं अपने घर पहुँचा तो घर पहुँचते ही मुझे शदीद बुखार हो चुका था। मेरा ख्याल है कि इस वाक़ये के तकरीबन 10 या 12 दिन तक मैं इस कदर बीमार था कि मैंने ना सिर्फ अपने ऑफिस, अपनी फैक्ट्री की छुट्टियां की, बल्कि उसके बाद से एक वक्त ऐसा आया कि मैंने जो जॉब थी, जो कि रात की जॉब थी, उसको मुकम्मल तौर पे खैर बात कह दिया।